नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान की और हिंदू मोहल्ले में मुस्लिम मकान पर बचे हुए घमासान की। आज मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान में किसने की थी ट्रेन को डिरेल कराने की साजिश। ट्रेन डिरेल का उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक का क्या है प्लान। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश के उस आदमखोर के बारे में भी बताऊंगी जिसकी लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही है। रामपुर के उस रावण की बात होगी जिसकी तलाश योगी की पुलिस कर रही है। साथ ही आपको आज बताऊंगी कि मुजफ्फरनगर में मकान को लेकर क्यों बवाल हुआ। हिंदू मोहल्ले में मुसलमान के मकान खरीदने पर क्यों घमासान मचा हुआ है। बिजली विभाग पर क्यों गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी टिकट दिया है। जुलाना सीट से कैप्टन योगेश बैरागी बीजेपी कैंडिडेट होंगे। यहां पर उनका मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट से होगा। नारायणगढ़ से पवन सैनी मैदान में है। भगवान शर्मा पिहोवा से चुनाव लड़ेंगे। रोहतक से मनीष ग्रोवर को टिकट दिया गया है तो डबवाली से सरदार बलदीप सिंह को टिकट दिया गया है। नूंह से संजय सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। होडल से हरिंदर सिंह रामरतन को टिकट दिया गया है तो वहीं बटखल से धनेश दलखा चुनावी मैदान में होंगे। रोहतक से मनीष ग्रोवर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो जो नए नामों की लिस्ट आई है वो भी आपके सामने। जुलाना से चुनावी दंगल बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक तरफ रेसलर विनेश फोगाट होंगे तो दूसरी तरफ कैप्टन बैरागी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जो जारी की है उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि नसीम अहमद भी उम्मीदवार है। एक मुस्लिम चेहरे को भी उम्मीदवारी सौंपी गई है। बीजेपी के दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम कैंडिडेट के नाम दिखाई दे रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद उम्मीदवार हैं और पुन्हाना से एजाज खान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जरा ये जो नामों की लिस्ट है मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूं। कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। 21 उम्मीदवारों के नाम दिखाई दे रहे हैं। पहली लिस्ट जो आई थी उसमें 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। विनेश फोगाट जो कि जुलाना से चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनके खिलाफ नाम भी सामने आ चुका है। कैप्टन बैरागी यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नारायणगढ़ से पवन सैनी, पिहोवा से जय भगवान शर्मा वो चुनावी मैदान में होंगे। पुंडरी की बात करें तो सतपाल जांबा, असंत से योगेश राणा चुनाव लड़ने वाले हैं। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। इसके अलावा राय से कृष्णा गहलावत चुनाव लड़ेंगे। ये तो बात हुई हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषित हुए उम्मीदवारों के नाम की। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, मुजफ्फरनगर जिले की करेंगे, जहां पर हिंदू मुसलमानों की तादाद करीब करीब बराबर है। यहाँ करीब 55% हिंदू आबादी है तो वहीं 44% मुस्लिम आबादी है। इसलिए यहाँ पर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में अक्सर तनाव देखा जाता है। कुछ साल पहले की एक तस्वीर आपको याद होगी जब कई हिंदू अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हुए थे। जब से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब से ये खाई और बढ़ी है और इसकी वानगी आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक आलीशान घर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये मुजफ्फरनगर शहर के भड़तिया कॉलोनी में बना हुआ है। इसी मकान को लेकर घमासान छिड़ा है। हुआ कुछ यूं कि इस कॉलोनी में रहने वाले चूंकि ज्यादातर लोग हिंदू हैं, यहां पर जब एक मुसलमान ने घर खरीद लिया तो लोग नाराज हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू मोहल्ले में मकान खरीद भी लिया तो इससे परेशानी क्या है। भारत में किसी को भी कहीं भी जमीन लेने का या फिर घर खरीदने की छूट है। कोई हिंदू मुस्लिम इलाके भी देखकर क्या घर खरीदता है या क्या ऐसा होना चाहिए। तो कोई हिंदू मुस्लिम इलाके में घर खरीदे या मुस्लिम हिंदू के इलाके में घर खरीद ले, इसमें इतना बड़ा बवाल क्यों है।
क्योंकि हिंदू संगठन ऐतराज कर रहे हैं, इसलिए बवाल इतना बड़ा है। और ऐतराज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण भी है। मुजफ्फरनगर का भरतिया कॉलोनी का ये इलाका, जो कि हिंदू बहुल्य मोहल्ला है, यहाँ एक घर को मुस्लिम ने खरीदा और वो भी उसने बैंक से नीलामी में इस घर को खरीदा। मोहल्ले वाले को इस बात पे ऐतराज नहीं था कि किसी मुस्लिम ने घर खरीद लिया, बल्कि ऐतराज इस बात को लेकर है मकान में जो गतिविधियां हो रही थी वो उन्हें ठीक नहीं लगी और इसी के विरोध में भरतिया कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, 2 दिन की डेडलाइन दी गई। अब कारण क्या है वो आपको बताती हूँ। दरअसल जिस मकान को नदीम ने खरीदा था, उस मकान में कुछ लोग रह रहे थे और वहां पर अक्सर बाहरी लोग आते थे। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको ले जाती हूँ, इससे आप जरा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि पूरा मामला क्या है। मोहम्मद नदीम ने बैंक में नीलामी के दौरान घर खरीदा। मोहल्ले वालों ने ऐतराज इसलिए जताया क्योंकि इस मकान के अंदर अगर केवल घर वाले नमाज पढ़े तो ये उनका इख्तियार है, लेकिन अगर सामूहिक नमाज पढ़ी जाने लगे और इस तरीके का आयोजन होने लगे तो लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। उन्होंने कहा ये घर नहीं है, बल्कि घर के अंदर पार्टी का एक दफ्तर चल रहा है और इसी बात से लोगों को उनकी अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता होने लगी कि एक घर को क्यों पार्टी का दफ्तर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की भरतिया कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और भरतिया कॉलोनी का ये वो घर है जो इन दिनों चर्चा और विवादों का कारण बना हुआ है। दरअसल ये भरतिया कॉलोनी को पहले हम आपको दिखाएं तो ये भरतिया जो कॉलोनी है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है और 5000 से ज़्यादा इस कॉलोनी में मकान हैं और सारे जो हैं वो पूरा इलाका जो है वो हिंदू बाहुल है। लेकिन ये मकान जो है बैंक द्वारा की गई नीलामी में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम मोहम्मद नदीम है उसने खरीदा और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग आकर रहने लगे, जिसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इस बात का विरोध करने लगे कि हिंदू बाहुल इलाके में किसी मुस्लिम परिवार को वो नहीं रहने देंगे, जिसके बाद लगातार विरोध हुआ, प्रदर्शन भी हुआ और उसके बाद मोहम्मद नदीम के घर के पास जो है पुलिस पहुंची, पूरा विवाद समझा। हालांकि अभी जो है जो लोग इस घर में रह रहे थे वो इस घर को खाली करके चले गए हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है हिंदू बाहुल इलाका है तो लिहाजा किसी भी मुस्लिम शख्स को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। हालांकि भारत का कानून जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता और ये हिंदुस्तान की संस्कृति भी रही है कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते आए हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरीके से हिंदू बाहुल है और ऐसे में अगर कोई मुस्लिम शख्स यहाँ पर आके रहता है, परिवार यहाँ आके रहता है और नमाज पढ़ता है, अजान होती है, तो उससे जो है माहौल बिगड़ सकता है। फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इलाके के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी मुस्लिम परिवार को वो भरतिया कॉलोनी में नहीं रहने देंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा मकान है और जब विवाद बढ़ा तो जो मोहम्मद नदीम है, इलाके के लोगों का ये दावा है कि मोहम्मद नदीम ने नोटरी के पेपर पर इस मकान को किसी हिंदू शख्स को बेचने का दावा किया। हालांकि इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर रजिस्ट्री होती है तो लिहाजा जो नोटरी के पेपर हैं वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बनवाए गए। फिलहाल हकीकत क्या है पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। लेकिन हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने आपको जो घर दिखाया, जिस घर को लेकर ये पूरा विवाद है, विवाद की वजह भी उन्होंने बताई। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रही हूं जिसे लेकर मोहल्ले के लोगों को ऐतराज था। ये वो पोस्टर है जो उसी मकान के अंदर है, जिस पर आवामी हिंद पार्टी लिखा हुआ है। इस पोस्टर पर आवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम का नाम लिखा है। पोस्टर पर सद्भावना मंच लिखा हुआ है। लोगों का आरोप है कि इस मकान में ऑल इंडिया आवामी हिंद पार्टी दफ्तर बनाया गया था। लोगों को इसी बात से ऐतराज था। उनका कहना यह था कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ करीब 5000 परिवार रहते हैं। यहाँ पर आखिर किसी पार्टी के दफ्तर की आवश्यकता क्या है और क्या काम है? जो है इलीगल गतिविधि का पाया गया है। हाँ। यहाँ पर जो है डंडे वंडे भी मिले, कुछ हथियार भी मिले, इस तरीके से जो पता लगा है यहाँ पे। हाँ। और हमारा तो यहीं सामने ही मकान है बराबर में ही। हाँ। तो हम ये चाहते हैं सामाजिक सद्भाव बना रहे
और जैसे पुराना पहले से हिंदुओं पे ही था ये मकान। जो इनकी गतिविधियां हैं, जो इनके विचारधारा जो हैं वे सही नहीं है हिंदू के प्रति। ये हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा जो है, कभी हमारे हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा सही नहीं होने की। इनकी गतिविधियां अलग ही हैं बस बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आवाम में हिंद का बोर्ड लग गया। ये अलग अलग गतिविधियां चलाते हैं, देश विरोधी हैं सब। कोई मुस्लिम समुदाय यहाँ पे रहेगा, नमाज कराएगा, बाहर के लोग आएंगे। देखो सहारनपुर से लोग 42 लोग लाके यहाँ पे ठहरा दिए। कल को कोई उत्पात हो जाता है, पूरी कॉलोनी का माहौल खराब होगा। लोगों का आरोप है कि यहाँ बाहर से लोग आकर नमाज पढ़ते हैं, दूसरे जिले से आकर मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ पर ठहराया जाता है। उन्हें डर इसी बात का है और इससे कॉलोनी का माहौल खराब होगा। इतना ही नहीं, लोगों ने बिल्डिंग में बिजली चोरी का भी आरोप लगा दिया। लोगों का कहना यह है कि जब मोहल्ले के लोग मकान के अंदर ये जानने के लिए गए कि वहां पर क्या होता है, कौन रहता है, तो देखा कि बिजली का कनेक्शन है ही नहीं और चोरी से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद वहां के लोगों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से भी की। शिकायत मिलने पर बिजली विभाग के लोग वहां पर पहुंचे तो कार्रवाई करने की जगह उल्टा घर में मीटर लगा दिया। लोग यही पूछ रहे हैं कि इतनी तेजी में बिजली का मीटर किसके कहने पर लगा और एक्शन की जगह इनाम क्यों मिल गया। इस मकान पे मीटर नहीं तो बिजली भी चोरी करी जा रही थी। बिजली विभाग वाले बुलाए, उन्होंने वीडियोग्राफी करी, हम लोगों ने भी करी वो। तो अब समस्या वहां से आई जब इंस्पेक्टर साहब ने ये वादा किया था श्याम हमें कि हम कल इस व्यक्ति को बुला के बात करेंगे, किसने बनावा लिया, बिजली चोरी का विभाग खुद देखेगा अपने आप। तो हम सुबह 7 बजे वहां मीटर भी लग गया। रातों रात कितना फास्ट विभाग है देखो। जो चोरी का केस में मुकदमा होना था, मुकदमा तो दूर, उसको मीटर लगा दिया। रात होना था, मुकदमा लगा दिया मीटर। उसी आपत्ति को लेके मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। फिर यहाँ एक भाई कानूनन राय भी ले ली हमने लीगल लोगों से और इनको बता कि माहौल कोई खराब ना हो, आप इस पर कार्रवाई करो। अगर 2 दिन का समय दिया, कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं करता तो इसमें मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे होकर पंचायत करेंगे और वो निर्णय लेके फिर उसके बाद अगली कार्रवाई। आपने सुना, जाट महासभा की ओर से जिला प्रशासन को 2 दिनों की डेडलाइन दी गई है। ऐसे में हमारी टीम जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर के पास पहुंची और ये जानने की कोशिश हुई कि आखिर उन्हें ऐतराज क्यों है, क्यों वो माहौल बिगड़ने की बात कर रहे हैं। उस पर उनका क्या जवाब था वो भी आप सुनिए। ये बताइए धर्मवीर जी, विवाद क्यों है, ये क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं अगर कोई मुस्लिम शख्स जो है हिंदू बाहुल इलाके में आके रहता है? विरोध का मुख्य कारण भाई साहब ये है कि जनपद मुजफ्फरनगर हिंदू मुस्लिम मामले को लेकर काफी चर्चाओं में पहले से ही है। कई दंगे यहाँ हो चुके और उन्हीं चीजों को देखते हिंदू जो परिवार है मुस्लिम के आने से दहशत में है भाई कल यहाँ माहौल ना बिगड़ जाए। माहौल बिगड़ने के बहुत से कारण है, जैसे कि उसने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी और नमाज चलो उनकी धार्मिक आस्था, एक व्यक्ति ने मकान लिया अपने अंदर मकान में पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। सामूहिक रूप से नमाज पढ़ानी, बाहर से लोग बुला के वहां नमाज पढ़ानी, कोई मस्जिद तो वहां है नहीं। तो इससे माहौल और उनकी मानसिकता हमें ठीक नहीं लगी, माहौल खराब करने वाली मानसिकता। क्या मानसिकता देख लिया? मानसिकता ये देखी है उन्होंने, एक तो उस मकान के अंदर अस्थायी कार्यालय बना, क्योंकि जो टेबल का निर्माण है वो सीमेंट से करा। अस्थायी होती है मेज धर के कोई मीटिंग कर ली कोई बात नहीं, सीमेंट से करने का मतलब है उसका इरादा ठीक नहीं, लंबे समय वहां रहने का या कार्यालय खोलने का है, कुछ भी रहा होगा वो तो उसके मन में। लेकिन हमने जो देखा, एक अनुमान लगाया जा सकता है देखने से भी, अनुमान ये है कि इसने जब अस्थायी बना तो इसका मंसूबा ठीक नहीं है। यहाँ कार्यालय बनाना, नमाज पढ़नी, ये कुछ ना कुछ इस मोहल्ले में दंगा फसाद कराने चाहता है। इस हिसाब से हमने विरोध किया। विरोध होने के बाद हमने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन के आने के बाद जब वहां देखा, कुछ महिलाएं, बच्चे जो मुस्लिम थे उनके आई कार्ड, आधार कार्ड सब चेक करे पुलिस ने। उनसे पूछा गया आप कहाँ से? हम तो सहारनपुर से। इन्होंने कार्यालय में काम करने के लिए बुलाए थे। इन्होंने एक कार्यालय बनाया, इसमें चाय पानी साफ सफाई के लिए हम रह रहे हैं यहाँ। तो ये सब चीजें घटनाएं देखने के बाद ये बताइए धर्मवीर जी, अगर कोई शख्स जो है वो भले ही मुसलमान ही क्यों ना हो, हिंदू बाहुल इलाके में घर ले ले और अगर अपने घर के अंदर वो नमाज पढ़े या फिर कार्यालय बनाए, तो इससे माहौल कहाँ बिगड़ता है? हिंदुस्तान का कल्चर है भाई साहब। माहौल इसलिए बिगड़ा, कल्चर में ये भी है, किसी अगर पार्टी का कार्यालय है, पहले तो वो एक आवासीय क्षेत्र में नहीं होता। अब यहाँ कॉमर्शियल क्षेत्र तो वो है नहीं, आवासीय क्षेत्र है, उसका बाकायदे स्वीकृति ली जाती है, उसका मानचित्र पास होता है,
ऐसा कुछ भी नहीं। मकान वो तो आवासीय नक्शा पास है, और आवासीय में भी उसने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, उसमें 100 गज जमीन कब्जा कर ली। आप उसकी अगर पैमाश कराओ, हमने हालांकि डीएम साहब से भी ये शिकायत करी है कि इसकी पैमाश होनी चाहिए, और पैमाश होने के बाद अगर ये गलत है तो उसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। इस बिल्डिंग को लेकर विवाद बढ़ा तो मकान के मालिक मोहम्मद नदीम ने इस बिल्डिंग को बेच दिया। इसका बयानामा इंडिया टीवी के पास है, जो नोटरी के द्वारा 50-50 रुपए के 2 स्टैम्प पेपर पर किया गया है। सेल डीड में ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद नदीम ने ये मकान 1 करोड़ 17 लाख में बेच दिया है। इसमें एडवांस के तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए हैं। ये सेल डीड 9 सितंबर की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में नदीम ने मकान केवल इसलिए बेच दिया क्योंकि हिंदू इसका विरोध कर रहे थे? हमने मोहम्मद नदीम का पक्ष भी जानना जरूरी समझा। हमारी टीम उस लैंडलॉर्ड नदीम को भी ढूंढ निकाली जिसने 6 महीने पहले ये मकान खरीदा था। उसने बताया कि वो मकान का सेल और परचेज करता है। मकान के वो मालिक हैं जिन्होंने मकान अब खरीदा है, और वो भी हैं जिनसे मकान खरीदा गया है। नदीम साहब, ये बताइए कि पूरा विवाद क्या है ये, और आपका मकान खरीदना विवादों में क्यों आ गया? देखिए, ये मकान मैंने 5-6 महीने पहले पंजाब एंड सिंध बैंक से लिया था। इस मकान पे लोन था, 80 लाख रुपए का लगभग लोन था। जो इसके स्वामी थे उन्हें किसी कारण नुकसान हो गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ साथियों ने मुझे बताया कि भाई इस तरह एक आदमी है और मकान बिक रहा है, आप उसे ले लीजिए, और वो फिनिश है, पूरा बना हुआ नहीं है कि आप उसे बना के बेचोगे ठीक करके तो आपको 2 पैसे फालतू मिल जाएंगे। और मेरा जो काम है छोटे मोटे मकान खरीद कर उनको परचेज और सेल करने का कार्य है मेरा। इस पर्पज से मैंने ये मकान खरीदा था वहाँ पे। जी, तो अब ये बताइए कि ये पूरा विवाद क्यों हो रहा था? लोग आपका विरोध क्यों कर रहे थे मकान खरीदने को? देखिए, समाज में कुछ शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम साथ रहें। केवल ये उनका काम है और इसी तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये एक भी आरोप सच नहीं है और साबित भी नहीं है, सारा बिल्कुल झूठ है। ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। वहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे 70-80 आदमियों ने नमाज पढ़ी फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ऐसे ही अभी बताया है मीडिया पे कि जुमे की जो नमाज होती है वो केवल मस्जिद में होती है। केवल एक ऐसी नमाज जुमे की है जो घर में नहीं पढ़ी जा सकती, और जिस दिन का ये आरोप है वो जुमे का दिन था, फ्राइडे का दिन था, तो वहाँ किसी प्रकार की कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। दूसरी बात यह है कि ये बोला गया है कि वहाँ पे फैमिली रह रही हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की फैमिली नहीं रह रही। केवल जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे चिनाई वगैरह का, मकान बनाने का, केवल वो लोग वहाँ पे थे और इस तरह का कुछ भी नहीं था। पुलिस में इसकी शिकायत की आपने? क्योंकि मकान तो कोई कहीं पे भी ले सकता है। हाँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है। संविधान ने मुझे इजाज़त दी है, भारत के प्रत्येक नागरिक को इजाज़त दी है सरकार, भारत के कानून ने, कि कोई भी भारत में कहीं भी मकान खरीद सकता है। और मकान खरीदने के लिए ही इस कश्मीर में अभी 370 की धारा हटाई गई है। वहाँ पे कोई भी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई भी मकान ले सकता है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, किसका क्या स्टैंड है, हमने सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब तय आपको करना है कि मुजफ्फरनगर विवाद में कौन सही है और कौन गलत। बात अब रामपुर के उस रावण की जिसकी तलाश यूपी पुलिस को है। आपको रामपुर की पूरी कहानी बताऊं उससे पहले उस शख्स को दिखाती हूं। रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के साथ जो शख्स दिख रहा है उसका नाम है साजिद पाशा। इसका रामपुर के स्वात इलाके में बहुत दबदबा है, लेकिन अब इसकी तलाश यूपी पुलिस को है, वो भी किडनैपिंग और रेप जैसे संगीन मामले में। ये जो शख्स समाजवादी पार्टी के सांसद का करीबी है, उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। 25,000 का। रामपुर के साजिद पाशा पर 15 साल की एक लड़की का किडनैपिंग करने का आरोप है। आरोप यह है कि साजिद पाशा ने नाबालिग को रामपुर से उठाने के बाद उसे उत्तराखंड के रामनगर ले जाकर दरिंदगी की। उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। जब पीड़ित परिवार ने उसकी शिकायत पुलिस से की, इस मामले में जब पुलिस ने दबिश बढ़ाई तो उसने पीड़िता को अपने एक सहयोगी के साथ रामपुर भेज दिया, जहां रास्ते में पुलिस ने उस आरोपी को उसकी गाड़ी के साथ धर दबोचा। 5 दिन के बाद पीड़िता को उसके चंगुल से आखिरकार छुड़ा लिया गया। रामपुर के इस रावण ने एक बेटी का कैसे हरण किया, पूरी कहानी उसी बेटी की जुबानी सुनिए। ये बताया आप कि क्या आपको कहा था
किसने आपसे संपर्क किया था, कैसे आप वहां तक पहुंची थी? मुझे साजिद ने बुलाया था, बोला था कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें यूपीएससी की कोचिंग करवाऊंगा। साजिद ने बोला कि यूपीएससी की कोचिंग करवाऊंगा। जी। अच्छा। फिर उसने मुझे बुलाया सुहार, वहाँ से फिर उसने मुझे अपनी कार में बैठाया, वहाँ से बोला मेरे से कि आगे से और भी लड़कियाँ बैठेंगी। फिर उसने मुझे कार में बैठा लिया और मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे जाके कोई लड़की वगैरह कोई नहीं बैठी। आगे जाके वो मुझे रामनगर ले गया। क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था मैं तुम्हारी कोचिंग लगवाऊंगा, यूपीएससी की कोचिंग लगवाऊंगा दृष्टि में, लखनऊ। अच्छा जी। तो आप वहाँ फिर रामपुर के बाद क्या दूसरे जो लड़के थे वो भी आए? नहीं, वहाँ पे उस टाइम कोई नहीं आया था, सिर्फ मुदस्सर आया था। अच्छा, यानी कि साजिद और मुदस्सिर जिसको पकड़ा है पुलिस ने। जी, मुदस्सर को मौके पर ही पकड़ लिया था। अच्छा जी। उसके बाद ये कहाँ गए, कैसे आपने अपने घर वालों से संपर्क किया है? पुलिस क्योंकि आपको तलाश कर रहे थे घर वाले, क्या चीजें हुई? जब मुझे रामनगर रखा था, रामनगर के बाद इसने मुझे हल्द्वानी लेकर आया, रुद्रपुर लेकर आया। उसके बाद इसने मुझे मुदस्सर को दिया कि इसको बरेली साइड ले जाओ। तो जब वो मुझे बरेली लेके जा रहा था, जब वो रास्ते में वॉशरूम के लिए नीचे उतरा, तो मैंने उससे अपना फ़ोन छीना और अपने पापा को कॉल की कि पापा मैं यहाँ पर हूँ, आप ऐसे ऐसे आ जाइए। फिर रास्ते में जब मुदस्सर साजिद का वेट कर रहा था उसके आने का, तो मौके पर ही मेरे पापा पहुँच गए थे वहाँ पे। तो पापा ने और मेरे और भी भाई थे पापा के साथ, मेरे भैया हैं, उन्होंने मुदस्सर को मौके पर पकड़ लिया था और फिर पुलिस को मुदस्सर को दे दिया था। ये 3-4 दिन तक इस तरह से ही घुमाते रहे? जी, मेरे साथ बहुत गलत किया है, शारीरिक संबंध भी बनाए हैं मेरे साथ ज़बरदस्ती। डराया धमकाया भी? क्या कह रहा था? अगर उसने मुझे बहुत डराया धमकाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे पिस्टल दिखाता था और पुलिस की फेक आईडीज़ दिखाता था। उससे मुझे बोलता था कि अगर तुम कुछ भी करोगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये पुलिस वाले सब मेरे जान पहचान में रहते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। आपने साजिद पाशा के पाप की पूरी कहानी पीड़िता की जुबानी सुनी। पीड़िता ने बताया कि कैसे उसे बंधक बनाकर रखा गया, कैसे उसे रामपुर से रामनगर ले जाया गया और कैसे फिर पुलिस ने उसे उस पापी के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने इस मामले में साजिद पाशा के क्राइम पार्टनर मुदस्सिर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साजिद पाशा के उस अस्पताल को भी सील कर दिया है जहां से पीड़िता को किडनैप किया गया था। पाशा इसी ग्रीन सिटी हॉस्पिटल का संचालक भी है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। हम इस वक्त रामपुर जिले के स्वार इलाके में मौजूद है और ये वो हॉस्पिटल है, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, जो किडनैपिंग और बलात्कार के जो आरोपी है साजिद अली, उनका ये अस्पताल है जिसको स्वास्थ्य विभाग ने अब सील कर दिया। देखिए यहाँ पर सील लगाई गई है, इस पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया है और इस पर लिखा है हॉस्पिटल क्लोज, रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस। और ये जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से इसको सील किया गया है पूरे अस्पताल को, ग्रीन सिटी। और देखिए यहाँ जो साजिद अली है, साजिद अली पाशा, उनका फोटो भी लगा हुआ है। पूर्व प्रत्याशी, आप देखिए नाम लिखा हुआ है क्योंकि नेता है साजिद अली एसपीएस, पूर्व प्रत्याशी 34 स्वार टांडा विधानसभा, यानी कि टांडा विधानसभा जो स्वार की टांडा विधानसभा है, यहाँ से रामपुर जिले की, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं ये साजिद अली और उनकी पत्नी नाजिया सिद्दीकी एमबीबीएस यहाँ डॉक्टर है जो इस हॉस्पिटल को चलाती थी। तो बड़ा हॉस्पिटल है और ये देखिए ये भी इसको भी सील कर दिया गया है, वहां पर भी सील लगाई गई है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ भी सील लगाई गई है। यहाँ पूरा जो हॉस्पिटल है ग्रीन सिटी, इसको सील कर दिया गया है। ये बड़ा यहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर और तमाम चीज़ों की जांच का जो दावा है वो किया गया है और बड़ा जो पोस्टर है वो लगाया गया है। और यहाँ आपको बड़ा यहाँ साजिद अली एसपीएस पूर्व प्रत्याशी 34 स्वार टांडा विधानसभा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस पूरे मामले में चूंकि 25,000 रुपए इनाम घोषित किया गया है साजिद के खिलाफ, साजिद पाशा, और उसके बाद इस पूरे हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया है। साजिद पाशा की तलाश में यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने साजिद पाशा के खिलाफ 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है, यानी कि जो साजिद पाशा का पता या जानकारी पुलिस को देगा उसे यूपी पुलिस की ओर से 25,000 की इनामी राशि दी जाएगी। साजिद पाशा की सियासी रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है।
समाजवादी पार्टी का लोकल लीडर है, लेकिन अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती है। आपके क्षेत्र में स्वार में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण पहले और बलात्कार का मामला सामने आया है और साजिद नाम का एक आरोपी उसमें है। ये मामला क्या है, कब आपको जानकारी सर आपके पास आई और क्या चीजें हैं? देखिए, 31/8 को एक पिता द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण किया गया है और उसके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी। इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारे द्वारा टीम गठित करके अपहृता की बरामदगी के लिए प्रयास शुरू हुआ। अपहृता की बरामदगी हुई और बरामदगी के मध्य एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और जिस वाहन से वो ले गए थे वो वाहन भी बरामद हुआ। अपहृता के माननीय न्यायालय में बयान और मेडिकल से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम साजिद है और साजिद वहीं स्थानीय व्यक्ति है जिसका एक नर्सिंग होम भी है। इसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। गिरफ्तारी के लिए हमारी 3 टीमें लगातार दबिश दे रही है और विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। क्या बैकग्राउंड है जो जानकारी आपको मिल पाई हो साजिद का, और दूसरा जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी हो गई है क्या? हाँ, एक व्यक्ति जो अपहृता के साथ था उसकी गिरफ्तारी भी होगी। उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा चुका है। साजिद एक नर्सिंग होम संचालक है और इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सक्रिय रहता है, ये जानकारी मिली है। कहा जा रहा है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं, भाई सक्रिय तो रहता है, कि किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध उसका है क्या, या जो मौजूदा सांसद है रामपुर के उसके साथ भी किसी तरह का संबंध? अब इस तरह की जानकारी हमारे विवेचना में अभी नहीं आई है और जैसे आएगी उस हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। 25,000 रुपए का इनाम आप लोगों ने घोषित किया है और टीमें लगा रखी है उसके खिलाफ? जी, हमारी 3 टीमें निरंतर दबिश दे रही है और प्रयास कर रही है कि शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाए। रामपुर के हैवान के बाद अब बात होगी पटरी पर आए दिन हो रही साजिश की। कल मैं आपको कानपुर के गोधरा जैसी साजिश की खबर दिखा रही थी, लेकिन आज घटना राजस्थान की सामने आई है। राजस्थान में एक ऐसी ही साजिश रची जा रही थी। यहाँ पर ट्रेन को पलटाने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। ये साजिश अजमेर में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रची गई। ट्रैक पर बकायदा सीमेंट का भारी भरकम ब्लॉक रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई। पटरी पर 1 किलोमीटर के ही दायरे में 2 जगह पर सीमेंट के ब्लॉक रखे गए थे। सीमेंट के जो ब्लॉक रखे गए थे उनका वजन करीब 70 किलो का था। इतना तो तय है कि किसी एक व्यक्ति का ये काम तो नहीं है। 70 किलो के 2 बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स रखे गए। गनीमत ये रही कि मालगाड़ी सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। अगर मालगाड़ी डिरेल हो जाती तो बड़ा हादसा हो जाता। आपको बता दें कि सीमेंट के ये ब्लॉक अजमेर में सारथना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच में रखे गए थे। मालगाड़ी के ड्राइवर की कंप्लेंट पर आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच करनी शुरू कर दी है और हर एंगल से जांच की जा रही है। अजमेर से ब्यावर जाते वक्त मांगलवास में इस वक्त हम मौजूद हैं और मांगलवास के जिस जगह पर घटना घटी है पटरी के बीच में हम इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, मैं जिस जगह मौजूद हूँ मेरे से 500 मीटर दूर इधर और 500 मीटर दूर इधर, यानी दाहिनी और बाईं दोनों तरफ बड़े बड़े 70 किलो से ज़्यादा बड़े ब्लॉक्स इस पटरी पर रखे गए। अब आप समझिए, ये बड़ी लाइन है। इस बड़ी लाइन पर इतने बड़े ब्लॉक्स रखने का मतलब क्या है? एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जाए। अब देखिए, पूरा इलाका अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो पूरा सुनसान इलाका है। यहाँ कौन आके किस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है कोई पता नहीं चलने वाला है, लेकिन एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की गई है। इसी जगह से रात को ट्रेन जा रही थी जब दूदू से आगे निकली और इसी जगह पर आगे की तरफ सबसे जो बड़े ब्लॉक्स रख दिए गए और पीछे बड़े ब्लॉक्स रख दिए गए। इधर से ट्रेन आ रही थी तो पहला ब्लॉक जो वहां पे रखा था उसमें इंजन में टकराया और उसके बाद फिर आगे 500 मीटर दूर जहां पर आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे उस जगह पर ब्लॉक्स रखा था, वो इंजन में टकराया और उसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया। मालगाड़ी गाड़ी थी। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन होती और अगर डिरेल हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से बड़े ब्लॉक्स यहां पर रखे गए हैं इस पटरी पर, उससे एक अंदेशा साफ है। पुलिस ने भी अंदेशा जताया है कि कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि इसके पीछे कई लोग हो सकते हैं, क्योंकि इतने भारी भारी बॉक्स किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो इस पटरी पर लाके रख दे। कौन है, कहां से आए हैं ये लोग, ये अभी शुरुआती जांच की जा रही है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस जगह पर यानी इस बड़ी लाइन पर बड़े ब्लॉक्स रखकर एक बड़ी साजिश
करने की कोशिश की गई कि ट्रेन डिरेल हो जाए, और वो भी रात के अंधेरे में। लगभग 10:30 बजे ये घटना घटी थी, और अगर उस जगह से पैसेंजर ट्रेन आ रही होती तो शायद ये बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश किसने रची, फिलहाल इसकी जांच जारी है। जिस जगह पर रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे गए थे वो पूरा इलाका बहुत ही सुनसान है। आसपास ना तो कोई दुकान है और ना ही कोई मकान। सर, ये एक बड़ी साजिश की कोशिश की गई है क्या कि ये ट्रेन की पटरियों के बीच में ब्लॉक्स रखे गए, क्या मामला है? ये देखिए, मैं जो संडे और मंडे की जो इंटरव्यूनिंग नाइट थी उसमें ये घटना हुई है, तो हमें रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से और सूचना मिली। तो सूचना पे हमारी जो मांगलियावास थाना यहाँ पे लोकल है वो जो हैं वो लोग गए वहाँ पे मौके पे देखा, तो उसमें रेलवे के जो आरपीएफ के लोग भी थे और भी जो रेलवे कंसर्न अथॉरिटीज़ थी वो भी थे। तो इसमें जो प्रथम दृष्टया जो लगाया हमें, कुछ जो रेलवे के ब्लॉक्स थे वहीं पे जो रखे हुए थे उनको उठा के 2 जगह पे ये घटना हुई है। करीब दोनों के बीच लगभग 1 किलोमीटर का एक डिफरेंस है। अभी इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से जो एफआईआर दी गई, और चूँकि ये थोड़ा सुनसान सा इलाका है तो यहाँ पे जो भी हमारे जो टेक्निकल एविडेंस होंगे या जो हमारी जो मैनुअल जो भी एविडेंस हमें मिलेंगे उसके आधार पे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो भी बात होगी वो निकल के सामने आएगी। ब्लॉक्स कितने बड़े होंगे? बता रहे हैं कि रात को इंजन से ब्लॉक्स टकराए थे। उसके बाद ब्लॉक्स काफ़ी ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि भाई थोड़े भारी हैं, तो हो सकता है कि 1 से ज़्यादा लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों। तो उन सभी पहलुओं पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। यदि कोई साजिश या इस तरह की कोई शरारती तत्व हैं तो इसके लिए हमने एक एसआईटी का भी गठन हमने कर लिया है। वो एसआईटी टीम पूरी, जिसमें सभी लोगों को हमने लिया है पुलिस की तरफ से, और वो हम देख के उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। स्पॉट पे जाने पे क्या लग रहा है ये डिरेल करने की ही पूरी कोशिश थी ये ब्लॉक्स? देखिए, ये एक बार रेलवे अथॉरिटी से हम और टेक्निकली एक सपोर्ट लेके कि भाई इस तरह की घटनाओं से क्या डिरेल हो सकता है, तो यदि उस चीज़ से ड्रिल हो सकता है तो डेफिनेटली इस संबंध में भी पूरी तहकीकात की जाएगी। कुछ जानकारी कौन है, क्या कुछ? नहीं, अभी तक तो कोई इसमें कोई ब्रेक थ्रू हमें नहीं मिला है, लेकिन डेफिनेटली हमने एक एसआईटी गठन किया और हम इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अजमेर में जो आज हुआ है वो ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से रेल के साथ बड़ी साजिश का खेल खेला जा रहा है। तो सवाल यह है कि ट्रेन को डिरेल करने का ऑल इंडिया प्लान आखिर कौन तैयार कर रहा है। इससे पहले 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे की छड़ बरामद की गई थी। कल ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर, पेट्रोल से भरी हुई बोतल, माचिस मिली। ड्राइवर की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। और आज राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी के ट्रैक पर सीमेंट के दो हैवी ब्लॉक रखे हुए मिले, जो रेलवे के साथ एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां मंगलवार का दिन लोगों के लिए बड़ी राहत का लेकर आया। वन विभाग के ऑपरेशन आदमखोर को कामयाबी मिल गई। बहराइच में 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। वन विभाग ने हरबख्श सिंहपुरवा गांव के जंगल से खूंखार भेड़ियों को पकड़ लिया। सुबह करीब 6 बजे वन विभाग की टीम ने 1 से 1.5 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद भेड़िए को पकड़ लिया। बहराइच में अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए हैं। 4 पहले ही पकड़े जा चुके हैं और आज सुबह 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया। बहराइच में भेड़िए के हमले से अब तक 10 की मौत हो चुकी है, लेकिन अब 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद गांव वाले राहत की सांस ले रहे हैं। बहराइच में वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी लगी है। 5वां भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। अब फिलहाल तलाश है एक लंगड़े भेड़िए की, वो अभी भी फरार है। बहराइच का हरबख्श सिंहपुरवा गांव, जहां पर इन भेड़ियों की मान देखी गई थी, और हरबख्श सिंहपुरवा गांव में आगे अंदर जहां गन्ने के खेतों के पार जो घना जंगल है, यहां पर लगातार मूवमेंट जो है वो मिल रही थी। इसी वजह से वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए लगातार सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके के अंदर चला रही थी। हरबख्श सिंहपुरवा जो गांव है ये बहराइच के बिल्कुल आउटर इलाके में पड़ता है, और यहां पर जहां दूर तक आपकी नजर जाएगी इस तरीके से घने जंगल और साथ ही गन्ने के खेत हैं। इन्हीं का फायदा उठाकर जो दोनों भेड़िए थे, जिसमें एक लंगड़ा भेड़िया है और उसका एक साथी भेड़िया, इन्हीं जंगलों के अंदर लगातार फरार चल रहा था। ड्रोन कैमरे के जरिए हमने पहले भी इसी जगह से रिपोर्ट किया था, जिसमें वन विभाग की टीम इस पूरे इलाके को
कैप्चर कर रही थी। पूरी स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही थी इस जंगल के एरिया की, लेकिन भेड़िए नजर नहीं आ रहे थे। ये ऑपरेशन जो है या तो देर रात या फिर सुबह तड़के चलाया जाता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि काफी अंदर जाकर मांद जो है वो भेड़ियों ने बनाई हुई थी, जिसमें वो रात में पहुंचते थे और दोपहर में ठंडक की वजह से भी अपनी मांद के अंदर रहते थे। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया गया, गांव के लोगों की मदद ली गई, शिकारी भी मौजूद थे, और उसके बाद जब ये पता लग गया कि भेड़िया एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है, तो उसमें चारों तरफ से जाल लगाया गया। यानी कि लोकेट करने के बाद इस पूरे खेत के इलाका जो है, जंगल का इलाका, उसमें इस तरीके से तैयारी की गई कि भेड़िए को देख लिया गया है और अब वो उस लोकेशन से कहीं और ना जा पाए। जिसके बाद जो वन विभाग की टीम थी, उनके साथ गांव के लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने जाल के जरिए भेड़िए को सही सलामत पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसे एक जाल के अंदर बंद किया गया और बंद करने के बाद उसको फिलहाल बहराइच का जो वन विभाग ऑफिस है वहां पर ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स उसकी जांच करेंगे। फिर उसे कहां पर लेकर जाना है ये फैसला किया जाएगा। एक और आदमखोर लंगड़ा भेड़िया जो है अभी फरार है और इन्हीं जंगलों के अंदर उसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन वन विभाग जो है दोबारा से चलाएगा। वन विभाग की टीम ने सोमवार रात को भेड़ियों के पांवों को देखा था, उसके पांव के निशान देखे थे, लेकिन रात में ऑपरेशन नहीं इसलिए हो पाया क्योंकि बहुत घने अंधेरा, बड़े बड़े गन्ने के खेत, इस वजह से ये ऑपरेशन रात को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन आज सुबह वन विभाग की 4 टीमें मौके पर पहुंची और भेड़िए को अपने कब्जे में कर लिया। भेड़िए ने भागने की तमाम कोशिश की, लेकिन वन विभाग के बिछाए गए जाल में वो फंस गया। तस्वीरों में आप देखिए, जाल में फंसे हुए भेड़िए को वन विभाग की टीम गांव वालों की मदद से यहां से लेकर जा रही है। दरअसल बहराइच में रात 1:32 पर भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद हुआ था। उसे ट्रैक करते हुए करीब 15 से 20 वन विभाग के लोगों ने जंगल में जाल लगाया ताकि भेड़िए को भनक ना लगे। सुबह 6 बजे भेड़िया जैसे ही निकला, वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जाल में फंस गया। ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से रात से प्लानिंग हुई, कैसे पकड़ा गया? जी, कल शाम को हम लोग को ये सूचना मिली थी कि नथुआपुरा गांव में इस भेड़िए ने एक बकरी के बच्चे को उठाया है। उसके बाद फिर हमारी टीम लग गई, उसके पग मार्क्स हम लोगों ने देखे, उसको ट्रेस किया। रात में हम लोगों ने ड्रोन से भी इसको ट्रेस कर लिया था, उसकी लोकेशन ले ली थी प्रॉपर एग्जैक्टली। उसके बाद फिर चूंकि रात हो गई थी इसलिए आगे और ऑपरेशन नहीं कर पाए थे हम लोग, तो मॉर्निंग में हम लोगों ने इस ऑपरेशन को किया और उस एनिमल को, उस वुल्फ को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। मैम, हमने वो स्पॉट देखा जो हरबख्श-सिंहपुर गांव है, वहां पर काफी डीप जंगल है, वहां पर जंगलों के बीच में इसको ट्रेस करना, रात को जिस तरीके से आपने ड्रोन कैमरे में इसे देखा, काम जो आपकी वन विभाग की टीम काम कैसे करती है, कैसे जाल बिछाया जाता है ताकि ये अपनी लोकेशन ना चेंज कर पाए? क्योंकि आपने बताया कि रात में आप लोगों ने तैयारी की, फिर सुबह पकड़ा गया, तो थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में अगर आप समझा सकें। ऑपरेशन इस तरीके से किया जाता है, पहले तो हम लोग थर्मल ड्रोन से इसको लोकेट कर लेते हैं, उसका जो जीपीएस है वो लोकेशन आ जाती है। लेकिन ये वाला जो केस था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। हम लोगों ने पहले देखा इसने शिकार कहाँ पे किया और उस जगह पे इसके पग मार्क्स मिले, स्कैट्स मिले, फिर उसको हम लोगों ने उसको ट्रेस किया। उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से उसकी लोकेशन लेकर के एंड बाहर हमने जाल बिछा दिया था। अर्ली मॉर्निंग में हमारी पूरी टीम गई और फिर उसको उन्होंने जाल में लिया और फिर केज में लिया और इस तरीके से उसको पकड़ा। वन विभाग की टीम पिछले बहुत दिनों से लगातार दिन रात आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी हुई थी। 29 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा गया था और फिर 12 दिन के बाद अब कहीं जाकर वन विभाग को कामयाबी मिली। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वन विभाग कई दिनों से भेड़िए को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। आज सुबह वन विभाग को भेड़िए की लोकेशन हरबख्श-सिंहपुरवा गांव के जंगल में मिली। इसके बाद पूरी टीम ने आदमखोर को मैन्युअली पकड़ने का प्लान बनाया। ड्रोन को भेड़िए से दूर किया गया क्योंकि ड्रोन देखकर भेड़िया भाग जाता था। एक अलग किस्म की ड्रोन की आवाज आती है, उससे भेड़िया ये समझ जाता था कि कोई उसके नजदीक में है, इसलिए वो भाग जाता था। लेकिन वन विभाग ने इस बार ये गलती नहीं की। उन्होंने जाल बिछा दिया और भेड़ियों को पकड़ लिया। गांव वालों की मदद से आदमखोर को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। अब वन विभाग को एक और आदमखोर भेड़िए की तलाश है और ये भेड़िया लंगड़ा है। इस लंगड़े भेड़िए को ही भेड़ियों का सरदार बताया जाता है। गांव वाले 5वां भेड़िया पकड़े जाने के बाद खुश तो हैं,
लेकिन उन्हें इस बात का डर भी है कि लंगड़ा भेड़िया अब भी आजाद है। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। आज बहुत बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। अरे क्यों कहा जाए, अभी तो एक जैसे बचा है तो इसको पकड़ने से कितना फायदा होगा? वो उससे और अच्छा फायदा होगा, सब शंका खत्म हो जाएगी। फर्क है, तगड़ा है भेड़िया, बड़ा है भेड़िया। क्या आशंका लगता है कि यही हमला? हाँ, यही हमला करता था। हाँ, यही धमका पकड़ो तब अभी वो है सबसे खतरनाक है। हाँ, हाँ, लेंगड़ा को पकड़ो।